ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ साझेदारी यानी पार्टनरशिप में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मॉरिशस, बी सेशल्स, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर है बी। व्याख्या की बात करते हैं। हाल ही में भारत के आयकर विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि सेशल्स के साथ भारत का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम पर समझौता हुआ है। यह कार्यक्रम 12 माह तक चलेगा, जिस दौरान भारत टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सचिवालय और मॉरिशस और सेशल्स में स्थित यूएनडीपी के कंट्री ऑफिस के सहयोग से सेशल्स को उसके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए सहयोग देगा। भारत सेशल्स के टैक्स ऑडिटर्स के कौशल को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण देगा। इस प्रोग्राम का मुख्य ध्यान पर्यटन और वित्तीय सेवा क्षेत्रों से जुड़े ट्रांसफ़र प्राइसिंग मामलों पर निगाह रखना है, ताकि ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यूएनडीपी और ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें 37 सदस्य देश हैं, की एक संयुक्त पहल है, जिसे 4 अक्टूबर 2021 यानी हाल ही में इसे सेशल्स में लॉन्च किया गया है और भारत को सेशल्स का पार्टनर चुना गया है और भारत ने इस प्रोग्राम के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स उपलब्ध कराए हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ड्रोन्स के जरिए पूर्वोत्तर भारत में कोविड वैक्सीन देना शुरू किया गया है। किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में सबसे पहले कोविड वैक्सीन की ड्रोन्स के जरिए आपूर्ति की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या फिर डी त्रिपुरा। इसका उत्तर है सी यानी मणिपुर। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में पहली बार सबसे पहले कोविड वैक्सीन की ड्रोन्स के जरिए आपूर्ति की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि यह पहली बार है जब दक्षिण एशिया में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग कोविड-19 टीके को 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित जगह जगह पर 12 से 15 मिनट में पहुंचाने के लिए किया गया है। आईसीएमआर का यह ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी आई ड्रोन यह सुनिश्चित करने के लिए एक आपूर्ति मॉडल है कि जीवन रक्षक कोविड टीके सभी तक पहुंच सकें। ड्रोन के जरिए वैक्सीन मणिपुर के विशनपुर से करांग द्वीप तक भेजी गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए किया गया है। आईसीएमआर ने मणिपुर के लोकटक झील होते हुए करांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाई है। तो यहाँ पे जो मणिपुर का लोकटक झील है और करांग आइलैंड, इस पर भी अलग से सवाल बन सकता है, तो इसे संज्ञान में रखना जरूरी है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। के केलप्पन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्हें केरल का गांधी या दक्षिण का गांधी कहते हैं, जिन्होंने वायकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन, इन्होंने भारत की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मातृभूमि जैसे समाचार पत्र के एडिटर की भूमिका निभाई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या की बात कर लेते हैं। हाल ही में के केलप्पन, जिन्हें केरल का गांधी कहा जाता है, की पुण्यतिथि मनाई गई। 7 अक्टूबर 1970 को उनका निधन हुआ था। दक्षिण भारत में गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को ऊर्जा देने में उनका नाम अग्रणी है। उन्होंने दक्षिण भारत में दलितों के मंदिर प्रवेश संबंधी आंदोलनों यानी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को गांधीवादी पद्धति के आधार पर अंजाम दिया था। इनमें वायकोम और गुरुवायूर सत्याग्रह सबसे प्रमुख थे। के केलप्पन ने गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान पायनूर और कालीकट नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले वे केरल से पहले सत्याग्रही थे। वे किसान मजदूर प्रजा पार्टी से भी संबंधित थे और केरल के नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी थे। इन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए लगातार सक्रिय प्रयास किया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल या फिर डी तमिलनाडु।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केरल में एक 78 वर्षीय महिला मीनाक्षी अम्मा द्वारा पूरे राज्य में कलरीपयट्टू को पुनर्जीवन देने के लिए अति सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी चर्चा हाल में न केवल पूरे केरल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हो रही है। फोर्ब्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अल जजीरा जैसे संगठनों अखबारों ने उनकी चर्चा की है। कलरीपयट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक माना जाता है। इस कला की उत्पत्ति दक्षिण भारत के केरल में हुई। यह विश्व की पुरानी युद्ध कलाओं में से एक है। पौराणिक धारणाओं के मुताबिक अगस्त्य मुनि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को इस कला से रूबरू कराया था, सेल्फ डिफेंस के रूप में। कलरीपयट्टू 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कलरी, जिसका मतलब स्कूल या व्यायामशाला होता है, वहीं दूसरे शब्द पयट्टू का मतलब होता है युद्ध या व्यायाम करना। 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश, पांड्य राजवंश और चेर साम्राज्यवंश के बीच 100 साल तक चले युद्ध में कलरीपयट्टू के इस्तेमाल का भी वर्णन है। आमतौर पर 3 भाग में बटी इस कला का प्रशिक्षण 7 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसे 3 पड़ावों में सिखाया जाता है, जिनका नाम मिथारी, कोलथारी और अंकथरी है। अब हम बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, या फिर डी यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक। इसका उत्तर है सी, यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में 6 बहुआयामी निर्धन व्यक्ति यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल में से 5 किसी निम्न जनजातीय समूह या जाति से संबंधित हैं, यानी लोअर ट्राइबल ग्रुप से हैं। यानी कि इस सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल कम्युनिटी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफ़ी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति समूह की आबादी भारत की कुल जनसंख्या की 9.4% है और सबसे अधिक निर्धन आबादी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रहने वाली कुल 129 मिलियन एसटी आबादी में से बहुआयामी निर्धन एसटी लोगों की आबादी 65 मिलियन है। भारत में कुल बहुआयामी निर्धनता में रह रही जनसंख्या का 1/6 हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। वहीं इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत के कुल 283 मिलियन अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों में से 94 मिलियन एससी बहुआयामी निर्धनता रेखा के नीचे जी रहे हैं। वहीं 588 मिलियन ओबीसी लोगों में से 160 मिलियन बहुआयामी निर्धनता में जी रहे हैं और इनकी कुल आबादी 27.2% है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना प्रत्येक सर्वेक्षित घर यानी जो सर्वे किया जाता है जिस हाउस होल्ड को 10 मानकों पर आधारित अंक देकर किया जाता है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और घरेलू संपत्ति जैसे मानक शामिल हैं। इसे पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के लिए ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके कितने सवाल 5 में से सही हुए? आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? इसके बारे में जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।